So, dear students, welcome in this classroom. As you know that we are discussing respiration since from last 3 days. तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए. पहले मैंने इसको इंट्रोडक्शन दिया रेस्पिरेशन की, वो एराबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है. उसके बाद मैंने कहा कि एक स्टेप वाइज प्रोसेस है. तो जहाँ इसमें 4 जब एराबिक रेस्पिरेशन होती है तो 4 स्टेप्स होते हैं इसमें. फर्स्ट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद क्रेबस साइकिल होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो आज लेकिन पहले ये हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस हमने कंप्लीट किया. तो उसमें मैंने बताया जो ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ पायरुविक एसिड. अब हमने देखना है कि ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड को अब क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, क्या होगा इसका. ठीक. तो या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड. फेट ऑफ पायरुविक एसिड. तो ये पायरुविक एसिड अगर इसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो वहाँ इसकी एराबिक रेस्पिरेशन होगी. अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो वहाँ इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे. तो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं. अगर याद होगा आपको, मैंने बताया आपको जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ये C6H12O6 तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 प्लस इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. ठीक. तो यही देखेंगे आज किस तरह इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या इथाइल अल्कोहल कब बनता है या लैक्टिक एसिड कब बनता है या ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, किस तरह ये होती है. आज का यही टॉपिक रहेगा. तो पहले मैं यहाँ बताऊँ थोड़ा सा रिकैप. अगर आपको याद होगा मैंने बताया आपको ये जो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होती है. पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस में थोड़ा स्टेप में बताओ आपको. यहाँ पर फास्फोराइलेशन होती है. यहाँ पर क्या देता है ये, ग्लूकोज 6 फास्फेट. ठीक. तो उसके बाद फ्रैक्टोज 6 फास्फेट है. तो उसके बाद फ्रैक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है ना. फ्रैक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है ना, ये देता है. तो उसके बाद इसकी लिसिस होती है. तो लिसिस में ये क्या देता है, नंबर 1 डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन फास्फेट. और सेकंड इसमें देता है 3PGAL. 3PGAL यहाँ तक तो कल हमने पढ़ा. तो उसके बाद हमने पढ़ा ये 3PGAL है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइनली पायरुविक एसिड. फाइनली ये पायरुविक एसिड देता है. यहाँ तक तो हमने कल पढ़ लिया है. और इसमें हमने ये भी देख लिया है कि यहाँ पर ये NAD जो है इसको रिडक्शन होती है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज NADH+H. क्लियर. और इसमें ATP बनते हैं, 2 ATP. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया. अब क्या होता है इसको, ये जो पायरुविक एसिड अब यहाँ बना, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं. इसमें 3 कार्बन. अगर इसकी फर्मेंटेशन हुई, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, तो यहाँ पर देखेंगे ये पायरुविक एसिड यहाँ से बना. तो इसके बाद क्या होता है, या इसके 2 तरीके हैं. एक तरीका जो ये पायरुविक एसिड है, या तो ये इथाइल अल्कोहल देगा, दूसरा या ये लैक्टिक एसिड देगा. ठीक है. अगर एक तरीका यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर जो आपकी NCERT में है, ये इथाइल अल्कोहल देता है C2H5OH प्लस CO2. तो यहाँ पर क्या होता है, ये NADH जो यहाँ पर बनता है ये रिवर्स फॉर्म में चला जाता है, उसकी अब ऑक्सीडेशन होती है. मान लो यहाँ पर हम लिखेंगे NADH+H पॉजिटिव. तो इसकी दोबारा ऑक्सीडेशन होगी तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू NAD. ये स्टेप है. और बाद में जो ये पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल. तो दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दिस इज 1 स्टेप. एक तरीका है. सेकंड तरीका क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें लैक्टिक एसिड बनता है, या हमारी मसल्स जो है
जब इन मसल, जब हम बहुत चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो ये मसल फैट्यूग होता है, तो उस वक्त ऑक्सीजन की डिफिशेंसी होती है थोड़ा बहुत इन मसल्स में, इन एडवोकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उस वक्त ये हट के अब इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। सो या तो ये एक तो बैक्टीरिया में भी होता है, आप ये लिख दीजिए, इन सम बैक्टीरिया एज वेल एज इन आवर मसल्स, एज वेल एज इन आवर मसल्स, यानी हमारे मसल्स भी है या कुछ बैक्टीरिया है जिनमें ये पायरुविक एसिड जो है ये किस में चला जाता है, ये लैक्टिक एसिड देता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड, प्लस लैक्टिक एसिड, और यहाँ फिर भी यही प्रोसेस जो ये NADH ग्लाइकोलिस में क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, ये दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज होगा। मैं यहाँ पर लिखूँ NADH प्लस H पॉजिटिव, तो इसकी अब ऑक्सीडेशन वापस होगी, ये क्या देगा NAD, तो बाद में, और ये प्रोडक्ट क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड। तो अगर हम देखेंगे ये जो पायरुविक एसिड है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है यहाँ पर, या यहाँ पर या 2 बनेंगे, अगर 2 पायरुविक से मैं ले लूँगा, तो बाकी ये कार्बन रिमूव नहीं होते हैं, तो ये प्रोसेस जो है इसे हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं, दिस कॉल्ड एज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो एनर्जी भी ज़्यादा नहीं बनती है यहाँ पर। अगर आपको ने देखा होगा यहाँ पर पहला स्टेप जो था इसमें ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पर एक ATP यूटिलाइज हुआ, फिर यहाँ पर भी एक ATP यूटिलाइज हुआ, क्लियर, और नीचे जो पॉइंट्स 2 स्टेप में हमें 2 ATP बने, आपको याद है वो 2 ATP भी हमें बने नीचे स्टेप में, यहाँ से लेके जब पायरुविक एसिड बनता है। तो अब हम देखेंगे ये एक पायरुविक एसिड से 2 ATP बनेंगे, जब 2 पायरुविक एसिड लेंगे कितने ATP बनेंगे, देखो 2 नहीं, सुनो पहली बात मैंने कहा, जब ये पायरुविक एसिड है, फिर से मैं बताऊं आपको, रिकैप में फिर से कहूँ, ये ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर स्टार्ट हुई, ग्लाइकोलिसिस, तो फर्स्ट स्टेप फास्फोराइलेशन हुई, तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फास्फेट, यहाँ पर एक ATP यूटिलाइज हुआ, उसके बाद थर्ड स्टेप में जब ये ग्लूकोज फ्रक्टोज फास्फेट में तब्दील होता है, फिर ये यहाँ पर ATP और यहाँ यूटिलाइज होता है, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट या बिसफास्फेट 2 यूटिलाइज हुए, तो उसके बाद ये लिसिस होती है, पायरुविक एसिड बनता है ना। लेकिन पहले क्या बनता है, 3PGAL ये बनता है पहले, तो ये स्टेप चलता चलता जाता है, फिर क्या बनता है, पायरुविक एसिड। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें 2 ATP बनते हैं, 2 स्टेप पर, एक स्टेप पर एक ATP बनता है, दूसरे पर दूसरा ATP, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल, जो मैंने कल कहा सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो एक पायरुविक एसिड कितने बने, 2, तो जब 2 होंगे कितने बनेंगे, 4, ये ना, उसको मल्टीपल करो, है ना, इसके 4 बनेंगे। तो हम ये कहेंगे 1 molecule of glucose when it undergoes glycolysis to form pyruvic acid, 4 ATP molecules are produced। ये ऑब्जेक्टिव आता है, यानी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ये पॉइंट नोट करो, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 1 molecule of glucose undergoes glycolysis to form 2 pyruvic acid molecules and 4 ATP molecules, यानी when 1 molecule of glucose undergoes glycolysis, जब ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है, तो यहाँ पर पायरुविक एसिड बनते हैं कितने, 2 बनते हैं, तो एक पायरुविक एसिड से 2 ATP बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे, 4। सो दिस कॉल्ड एज ग्रास नंबर, यानी 4 ATP इज कॉल्ड एज ग्रास नंबर। लेकिन हम देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर थर्ड, यहाँ पर एक यूटिलाइज होता है, यहाँ पर एक यूटिलाइज होता है, ये यूटिलाइज होते हैं, तो ये इसमें माइनस हो जाएंगे, है ना। मतलब मान लो आपके पेरेंट्स है, वो एम्प्लॉय है और उनकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 फॉर एग्जांपल, उनकी सैलरी है, तो फिर घर आते हैं, उसको दे दो 200, उसको 400, इसको 1000, फिर शाम को बोलते हैं अरे इतना मैंने खर्च किया, आप मेरे पास 5000 है। तो जो उसने 10,000 लाए थे दैट इज कॉल्ड एज ग्रास,
अब तो 5000 से खर्च किए, 5000 बचे, जो बचा दैट इज कॉल्ड एज नेट, दैट इज कॉल्ड एज नेट अमाउंट। सेम इज द केस हियर, ग्रास कितने बने 4, यूटिलाइज कितने होते हैं 2, तो वो इसको माइनस करेंगे यहाँ पर -2 ATP, तो नेट क्या आएगा 2 ATP। तो ये कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर आता है, नंबर ऑफ नेट ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस दैट इज 2। तो यहाँ पर 2 बनते हैं। अगर ये आया हाउ मनी, जान लिया हाउ मनी ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, तो कितने बनते हैं 4, दैट इज ग्रास। लेकिन अगर यहाँ पर आया नेट, छठी, अगर जनरली आया उस वक्त भी आप 2 लिखेंगे, लेकिन अगर ग्रास यहाँ पर आया, नेट आया, उस वक्त आपको ग्रास लिखना है 4, उसमें लिखना है 2। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसकी ग्लाइकोलिसिस हुई, चाहे फर्मेंटेशन हुई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहाँ पर क्या बना है लैक्टिक एसिड। सो दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस ये पॉइंट नोट कर लो, दिस आल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो कभी आपके बोर्ड पे एग्जाम आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो उस वक्त ये ग्लाइकोलिसिस आपको यहाँ पर बाद में आपको ये देना है, आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल, यहाँ तक एंजाइम भी लिखने हैं सारे, मैंने कहा ये सारा लिखना है। अगर आ गया आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो आपको जब यहाँ पहुँचेंगे ये नहीं दिखाना है आपको, बल्कि ये रोड आपको दिखाना है। क्लियर? सो दिस कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, या हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहें। यहाँ ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन नहीं हुई है। विदाउट ऑक्सीजन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, इसकी चाहे हम कहेंगे फर्मेंटेशन हुई या हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, तो यहाँ पर एनर्जी कम हमें प्रोड्यूस हुई, बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड एज 13%। 13 ये देखा गया। मैंने कहा कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसे हम कहते हैं, ये ईस्ट में हम पढ़ते हैं ना, ईस्ट जो, हालांकि ईस्ट क्या है, ये फंजे में आता है, यूकैरियोट्स में आता है, मगर उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, ये बेकर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से जो रोटी, उनकी ब्रेड जो है, दैट बिकम्स डफ। उनको कम आटा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो रोटी का साइज़ जो है वो बड़ा बनता है। वेट तो इंक्रीज़ नहीं होगा, साइज़ के एतबार से इंक्रीज़ होगा, डफनेस इसकी इंक्रीज़ होगी। तो इसीलिए वो यीस्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने वो ब्रेड खाई होगी, इतनी बड़ी होती है ना, तो अगर इस पर दबाव डालेंगे तो नीचे चली जाएगी, उसमें वो स्पॉन्जी होती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, क्योंकि गैस है। जब ईस्ट इस्तेमाल करते हैं वो, तो ईस्ट वहाँ पे क्या करता है, फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन होती है, वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इथाइल अल्कोहल, लेकिन ये बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो ये देखा गया जब यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, ये ईस्ट जब क्या करता है, अल्कोहलिक, तो अल्कोहल बनने के बाद या फर्मेंटेशन होने के बाद ये इसकी डेथ होती है, ये मर जाता है। ये भी पॉइंट आ सकता है। यानी 13% मोर है, आप हम कहेंगे 13% अल्कोहल जब बना, तो ये इसके लिए पॉइजन बनता है, उसकी डेथ होती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में आ सकता है। ये ईस्ट जो है, इसके लिए पॉइजन बनता है, उसकी अब फिर डेथ होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वी कैन से इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में 2 है, एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, सेकंड लैक्टिक एसिड। ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? ये एक तरीका है किसका, इस पायरविक एसिड का। ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि फिर से कहूँ? ये क्लियर हुआ, फिर से मत कहूँ? तो ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ी, तो अब 2 स्टेप आगे जाना है इसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए। अब तो सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड जो इसका रोड है, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जाहिर सी बात है, अगर हम याद करेंगे तो पहले लेक्चर में मैंने बताया एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकती है, या ऑक्सीजन के बगैर नहीं होती है, बल्कि इसके प्रेजेंस में होगी। सो वी शुड बी देयर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये कहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया, इससे माइटोकॉन्ड्रिया, हालांकि वो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म, कभी कभी ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, साइटोसॉल है, ये टर्म है,
ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल, साइटोसोल मीन साइटोप्लाज्म। ये पॉइंट आप नोट कर लो, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। वहाँ तो साइटोप्लाज्म नहीं आया है ना, हमें पता है ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, मगर वहाँ साइटोप्लाज्म है ही नहीं, वहाँ क्या है इसके बदले, साइटोसोल। साइटोसोल मीन साइटोप्लाज्म। तो लेकिन जो एराबिक रेस्पिरेशन है इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। यानी अगर हम ये जो ग्लूकोज है अगर मान लो ये एराबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा तो इसके लिए कुछ शराइत है। नंबर 1, देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। नंबर 2 शुड बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ये तो 2 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है किसके लिए, एराबिक रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पर फैट यानी जो पायरिक एसिड है उसको क्या होगा, फिर से मैं यहाँ लिखूँ ग्लाइकोलिसिस, यहाँ हमने पढ़ी ग्लाइकोलिसिस, या मैं शॉर्ट में यहाँ लिखूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो अब मैं शॉर्ट में लिखूँ यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, ठीक, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जब हुई क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक। ये तो है कार्बन 6 है इसमें, इसमें कार्बन 3 है, क्लियर। तो यहाँ पर और क्या बनते हैं, यहाँ पर NAD आता है, यहाँ पर वो क्या देता है, NADH + H+। और क्या, शाबाश, यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये यूटिलाइज होते हैं, 2 ADP मॉलिक्यूल्स देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 4 ATP मॉलिक्यूल्स, 4 ADP मॉलिक्यूल्स, वो क्या देंगे, 4 ATP मॉलिक्यूल्स। और वाटर एक भी लॉस होता है यहाँ पर, है ना, जब वो एनोल पायरुविक फॉस्फेट बनता है H2O- यहाँ पर। सो ये ग्लाइकोलिसिस इन नटशल में कहूँ क्या बना हमें, 2 पायरुविक एसिड। तो इसके 2 तरीके हैं, यहाँ तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमने अभी पढ़ी, या एराबिक। आप तो मानेंगे इसको एराबिक रेस्पिरेशन जाना है, लेकिन एराबिक रेस्पिरेशन जाने से पहले इसकी एक रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन यानी बिफोर इट एंटर्स इनटू एराबिक रेस्पिरेशन द पायरुविक एसिड अंडरगोज लिंक रिएक्शन। द पायरुविक एसिड अंडर क्या है, इसको क्या होता है, लिंक रिएक्शन में चला जाता है। दैट लिंक रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगी, अब इसकी क्रेब्स साइकिल होगा बाकी, तो इसके दरमियान ये एक लिंक है, ग्लाइकोलिसिस और एराबिक रेस्पिरेशन के दरमियान एक लिंक। यहाँ मान लो अब क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर एंजाइम्स जो इस्तेमाल होंगे दे आर कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस नंबर 1। नंबर 2 होगा इस्तेमाल यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेज डी मीन्स ये इसको रिमूव करेगा, ऑक्सीजनेस, डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस किसको रिमूव करेगा, हाइड्रोजन। डिकार्बोक्सिलेज किसको रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन। क्लियर। गो ये जो रिएक्शन है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। तो जो डिहाइड्रोजिनेशन है यहाँ पर ये पायरुविक एसिड है, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, क्लियर। तो इसमें COOH है, पायरुविक एसिड है ये। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है, किसकी, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड की, पायरुविक एसिड की क्या होती है, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से। जब हाइड्रोजन निकलता है वो कहाँ जाएगा, है ना, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर हमें NAD होता है, यहाँ पर क्या होता है NAD। जो हाइड्रोजन इस पायरुविक एसिड से निकलते हैं, रिमूव होते हैं, वो किसके साथ मिलेंगे, NAD। ये क्या देगा, NADH + H+। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। तो एंजाइम क्या आएगा यहाँ, डिहाइड्रोजिनेस, शॉर्ट में कहूँ डिहाइड्रो, बाकी भी आए मतलब पायरुविक एसिड, डिहाइड्रोजिनेस।
मैं शॉर्ट में लिखूं डिहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम, इसके मतलब जो भी प्रोडक्ट है इसकी या सबस्ट्रेट, इसके आगे हम एस लिखते हैं। हाइड्रोजिनेस, डिकार्बोक्सिलेस, लैक्टेस, सैकरेस, माल्टेस, है ना। जो सबस्ट्रेट है उसको जो एंजाइम ऐड होता है इसको हम ओस निकालेंगे, एस भर देंगे या यहाँ पर एस भर देंगे यहाँ पर। क्लियर। तो डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। कहाँ से? पायरुविक एसिड से। वो किसके साथ मिलेंगे? NAD। क्लियर। वो क्या देगा? रिड्यूसर फॉर्म ऑफ NAD। क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या होगा यहाँ पर? अब डिकार्बोक्सिलेशन होगी। सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैं लिखूँ, मैं दैट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर कार्बन रिमूव होगा। ये जो है यहाँ पर मान लो ये रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। एंजाइम क्या आएगा? डिकार्बोक्सिलेस, डिकार्बोक्सिलेस। क्लियर। तो रिमूव क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोसेस क्या क्या उसको कहेंगे? डिकार्बोक्सिलेशन। जो पायरुविक एसिड है तो इस पायरुविक एसिड को यहाँ 2-3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप डिहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेस। सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिकार्बोक्सिलेस। यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा? NADH+। यहाँ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और एक इसके साथ एंजाइम आता है दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम, COA। यहाँ पर देखो थर्ड इसका ऐड होता है यहाँ पर कोएंजाइम, कोएंजाइम। ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन निकला यहाँ से। इसके कितने कार्बन थे? नहीं, कितने थे पहले? वो पायरुविक एसिड के कितने थे? 3। एक तो चला गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। आप कितने रहे? 2। सो दिस कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं हम? एसिटाइल। अब किसकी एडिशन होगी यहाँ पर? कोएंजाइम। तो इसको क्या कहेंगे हम? एसिटाइल। हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम। क्या कहेंगे इसको? एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये अब चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो वहां पर अब इसकी क्रेबस साइकिल होगा इसका और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहां पर जो यहां तक ये स्टेप जो है दिस इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। मान लो कभी आप यहाँ पर एक पॉइंट में भूल गया, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम। ये आप पॉइंट मैप आपकी NCERT खोलो, वहां पर लिखा है रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन दी गई? देखो यहाँ पर मैं यहाँ अब इसकी समरी बताऊंगा। पायरुविक एसिड Pa+, शाबाश, कोएंजाइम A प्लस NAD इस्तेमाल हुआ। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सबस्टेंस इज यूटिलाइज्ड और प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ पर अरे बहुत से हैं। यहाँ पर यहाँ तक आप पहुँचे, हमने किसका देखा? या इस तरह क्वेश्चन आ गया आपको नीट में, ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन और ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो वहाँ पर कौन सा मिनरल सबस्टेंस इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम। सो यहाँ पर अगर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी रही, मैग्नीशियम नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर देखो पायरुविक एसिड कोएंजाइम प्लस NAD, आप क्या देगा ये? शाबाश, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन से आए ना बाहर। सेकंड NADH प्लस H पॉजिटिव प्लस एसिटाइल कोएंजाइम। दिस इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। अगर नीट में भी आए, कभी कभी आता है वहां ये रिएक्शन दी गई होगी तो कोई इसमें मान लो यहाँ पर डैश है, ये आपको फिल करना है, या यहाँ पर डैश है, ये आपको फिल करना है, या यहाँ पर ये डैश है, ये आपको फिल करना है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। मतलब वो तो गया, वो मतलब आपको पता है जब इसकी लिंक रिएक्शन होगी जहाँ तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ये सबको पता है।
लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम बनते बनते इसको बीच में क्या होता है, कौन सा सबस्टेंस ऐड होता है, कौन सा एंजाइम ऐड होता है, कौन सा सबस्टेंस यहाँ से रिप्लेस होता है, वो कहाँ जाता है, क्या होता है, ये प्रोसेस मैकेनिज्म जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, या हम इसके लिंक, तो ये आप फॉलो करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ में जाके इसकी रेस्पिरेशन होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। सो वहाँ पर इसका ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसके कितने कार्बन है, अब 2 कार्बन है। ये पहले तो हमने देखा एक कार्बन रिमूव हुआ पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड से कितने कार्बन है, 3, या एक तो रिमूव इन द फॉर्म ऑफ CO2। अब तो ये 2 कार्बन भी हमने इससे बाहर निकालने हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2, इन द फॉर्म ऑफ, ये एक पायरुविक एसिड से कितने निकलेंगे, 1 2 3, 2 से कितने लेंगे, है ना, एक पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है, 3, तीनों के तीनों कार्बन बाहर चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2। अब जब दोनों पायरुविक एसिड इस्तेमाल होंगे कितने बनेंगे, 6, तभी तो हम लिखते हैं 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 जो हम लिखते हैं 6 टाइम्स वाटर, वो हाइड्रोजन भी यहाँ से जो आप देख रहे हैं इससे रिमूव होते हैं एक यहाँ पर, ये भी बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में निकलते निकलते यहाँ पर ऑक्सीजन इंतजार करता है, उसके साथ मिलते हैं, वाटर बनाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ यहाँ तक देखा है सिर्फ ओनली 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ओनली 1 कार्बन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी कैसे निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, कौन से स्टेप्स होंगे, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ये क्लियर हुआ? तो आप जब घर में जाएंगे तो रफ निकालो, आप पेन उठा लो, पहले ग्लाइकोलिसिस सारा लिख लो, उसके बाद जिंक रिएक्शन भी लिख लो, और साथ साथ रिकैप कर लो कौन सा किस स्टेप पर। तो ये पॉइंट यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इसको याद कर लो, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, क्लियर हुआ कि नहीं? सो आज के लिए इतना ही, तो कल हम क्रैबस साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।